मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा लो, मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया, लेक्चर नंबर 4, कॉन्सेप्ट ओवरव्यू नंबर 4, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 85 और 86 पर जो टेक्स्ट आपकी जो लाइंस मौजूद हैं आज हम उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ज़रूरी ऐलान सुन लिए हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान सुनिए कि इस वीडियो में जो वर्डिंग्स हैं वो सेम हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं। अपनी टेक्स्ट बुक पर यहाँ से देखकर हेडिंग्स बना लें, और अगर आप चाहें कि सर हमें आप वाले नोट्स चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नोट्स मौजूद हैं। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन से वो नोट्स ले सकते हैं। ले जनाब, पेज नंबर 85 और 86 पर पिछली वीडियो में तो 85 का काफ़ी कुछ कवर्ड था, तो अब आइए एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। वो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि नंबर 1, वास्ट डिपॉजिट्स। वास्ट कहते हैं बहुत ज़्यादा, डिपॉजिट्स मतलब ज़खायर, ज़ख़ीरा, बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होना। वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कोल आर अवेलेबल इन थर एंड सिंध। कहते हैं कोयले के बहुत बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं थर और सिंध के इलाके में। पॉइंट 2, दिस कोल कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये कोल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार है। हम इस कोयले से बिजली बना रहे हैं। पॉइंट 3, व्हेन कोल इज़ मेड टू रिएक्ट विद स्टीम। जब हम कोयले को स्टीम मतलब भाप के साथ रिएक्ट कराते हैं तो नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, यानी प्रोडक्ट्स बनते हैं। और ये प्रोडक्ट्स ये दोनों फिर आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। तो पता ना बेटा, जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाए और साथ ही प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट कर जाएं तो उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस, दीज प्रोडक्ट्स देन रिएक्ट। ये प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन के ज़रिए, और इस रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम है कैटालिटिक मीथेनेशन। बोलिए, कैटालिटिक मीथेनेशन। तो मैथनेशन कह लें या मीथेनेशन कह लें। टू यील्ड मीथेन, यील्ड मतलब बनाना, ठीक है, टू प्रोड्यूस मीथेन। तो कार्बन रिएक्ट्स विद पानी, पानी के साथ गैस लिखा हुआ है मतलब स्टीम, प्रोड्यूस कर रही है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों के मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। अब याद रहे, ये आपसे MCQ पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ वाटर गैस। तो वाटर गैस क्या होती है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस ये आपस में रिएक्ट करके मीथेन गैस और अगेन दोबारा स्टीम, दैट इज़ वाटर वेपर्स की शक्ल में या स्टीम की शक्ल में बनते हैं। गॉट इट? लेकिन ये अमल जो सेकंड इक्वेशन है ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती है। किसकी मौजूदगी में होती है बेटा? कैटलिस्ट की मौजूदगी में। अब आ जाएँ आगे, एक्सरसाइज आ जाएगी, और एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस हैं। कहता है, अब मैंने आपको पहले भी बताया था, साढ़े घरां च पंजाबी बोली जाती तो स्कूलों च उर्दू और किताबें हमारी इंग्लिश में है। तो अगर हमें पढ़ने में दुश्वारी आ रही है, अगर हमसे किताब नहीं पढ़ी जा रही, तो उसका सबसे बड़ा मतलब यही है कि हमें अंग्रेज़ी समझ में नहीं आ रही। तो बेटा सबसे पहले अपनी अंग्रेज़ी को उठाएं। क्वेश्चन 1 है जी, इलेबोरेट एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। कहता है डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक एग्जाम्पल को ज़रा एक्सप्लेन करें। इलेबोरेट मतलब एक्सप्लेन करें, जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है और बिटवीन द 3 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ वाटर में एग्जिस्ट कर रही है। मतलब पानी इस दुनिया में जो है वो पानी तीनों फिज़िकल स्टेट्स में मौजूद है बेटा। पानी आपको आइस की शक्ल में सॉलिड भी मिलेगा, पानी आपको लिक्विड की शक्ल में लिक्विड वाटर भी मिलेगा, और पानी आपको वेपर्स की शक्ल में भी मिलेगा। तो कहता है ज़रा इसको इलेबोरेट करते हैं। तो जनाब इसका आंसर है, एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज़ दी इक्विलिब्रियम बिटवीन द 3 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ वाटर, दैट इज़ सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। और ये आना जाना लगा रहता है। ये चीज़ रिवर्सिबल है कि जो है वो आइस जो है वो लिक्विड वाटर बनती रहती और लिक्विड वाटर आइस बनता रहता है। इसी तरह लिक्विड वाटर वेपर बनते रहते हैं और वेपर जो है वो लिक्विड वाटर बनता जाता है। कहता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर होता है और एक ख़ास प्रेशर पर आइस और वाटर ये आपस में कोएग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कोएग्जिस्ट से मुराद रिवर्सिबल में होते हैं, रिवर्सिबल कंडीशन में। और वाटर वेपर और वाटर भी आपस में कोएग्जिस्ट करते हैं। सारी तीनों की तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इक्वल्स टू द रेट ऑफ फ्रीजिंग। जिस रेट पर, जिस स्पीड पर आइस मेल्ट हो रही होती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रही होती,
उसी रेट पर वो लिक्विड सॉलिड बन रहा होता है, यानी कि लिक्विड वाटर आइस बन रही होती है। एंड द रेट ऑफ इवेपरेशन ऑफ वाटर, और वाटर के इवेपरेट होने की जो स्पीड है वो उसी वक्त उसी टेम्परेचर पर उसके रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब गैस से वापस लिक्विड में आने के बराबर हुआ होता है। वो दोनों एक ही टेम्परेचर पर दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, इवेपरेशन भी और कंडेंसेशन भी। बेटा इवेपरेशन कहते हैं लिक्विड से गैस बनना, और कंडेंसेशन कहते हैं गैस से वापस लिक्विड बन जाना। दिस इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, बिकॉज ये प्रोसेस कंटिन्यू, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। डायनामिक से मुराद जो चीज़ रुके ना, जो चीज़ चलती रहे, बट दी अमाउंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। और इस तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम पर आपको पता है केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो जाता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम से मुराद के अमाउंट्स जो हैं उसमें फिर तब्दीली नहीं आती। पिछली वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम से मुराद के अमाउंट्स में रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स सब फिक्स हो जाएंगे। एक दो मॉलिक्यूल भी अगर रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में चेंज हुए तो वो फिर वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ जाएंगे, तो इस हालत को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ले जनाब, सेकंड क्वेश्चन है कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड दैट इज N2O4 एक कलरलेस गैस है। कहता है इट स्लोली चेंजेस टू ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये आराम आराम से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि एक ब्राउन कलर्ड गैस है उसमें चेंज हुई थी, या किस पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कहता है प्रिडिक्ट करें, कहता है आप ज़रा बताएं कि हाउ द कलर ऑफ द मिक्सचर विल चेंज। ठीक है, हाउ द कलर ऑफ मिक्सचर विल चेंज इफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज केप्ट इन द सील्ड फ्लास्क एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है ये कलर में कैसे तब्दीली आएगी, क्योंकि वो कलरलेस गैस N2O4 भी मौजूद है और साथ ब्राउन गैस भी। तो कहता है ज़रा एक्सप्लेन करें इस रिवर्सिबल रिएक्शन को। तो आइए फिर देखते हैं। कहता है N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड हमारे पास है, और इसका ये नीचे मैंने लिखा हुआ है कि कलरलेस है। ये जनाब रिवर्सिबल साइन ऑफ इक्वेशन बीच में लगा दिया है। 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बने जो कि ब्राउन गैस है। कहता आंसर, इफ़ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज केप्ट इन अ सील्ड फ्लास्क, अगर हम उसको ऐसी फ्लास्क में रखते हैं जो जिसका मुंह ऊपर से बिल्कुल सील्ड है, बंद है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये उसमें चेंज होनी शुरू हो जाएगी। द कलर ऑफ द मिक्सचर विल ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम कलरलेस टू ब्राउन। कहता है आराम आराम से उसका कलरलेस से किस में चेंज हो जाएगा जी, कलर ब्राउन में। हाउएवर आफ्टर सम टाइम, बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब N2O4 से 2NO2 बनाने का जो फॉरवर्ड यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो रेट है, जो स्पीड है, वो रिवर्स के इक्वल हो जाएगी। दैट इज़ रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, और जिस तेज़ी से N2O4 NO2 बन रही है उतनी ही तेज़ी से NO2 वापस क्या बनेगी, N2O4। तो उस वक्त डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो कहता है हाउएवर आफ्टर सम टाइम द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस विल बिकम इक्वल एंड द कलर इंटेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। अब बेटा अंदर वो जो शुरू में जो ब्राउन ज़रा गाढ़ा बना था वो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ेगा, और एक वक्त आएगा एक ब्राउन कलर एक ख़ास इंटेंसिटी में शो हो रहा होगा अंदर, और अब वो इंटेंसिटी ना ज़्यादा हो रही होगी ना कम हो रही होगी। जब ब्राउन कलर की एक ख़ास शेड ना ज़्यादा हो रहा होगा ना कम हो रहा होगा, तो उस वक्त आपने कहना है कि लो जी डायनामिक इक्विलिब्रियम बन चुका है। सो दिस इंडिकेट्स, ये इस चीज़ को शो करेगा कि सिस्टम हैज़ रीच्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, के सिस्टम में केमिकल्स में डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया है। क्लियर हो गया। अब बेटा चलते हैं टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में फिर तुम्हारा जो आखिरी पैराग्राफ्स जो रह गए थे, ज़रा उन पर अपनी हेडिंग लगा ले, ये वाली जो ऊपर लिखी हुई है, टाइम टू अटेन डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों टाइम टू अटेन मतलब कितना वक्त लगता है डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम तक पहुंचने को। ये एक बड़ा अहम सवाल है, अक्सर औकात बच्चे भी पूछ लेते होते हैं क्लास में कि सर ये कितने टाइम में आएगी। तो बेटा ये डिपेंड करता है केमिकल्स कौन से ले रहे हो, रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने वाली एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट कम है या ज़्यादा है, कैटलिस्ट मौजूद है या नहीं है, और वो जो केमिकल्स आपने लिए हैं वो एक दूसरे के लिए कितनी एफिनिटी रखते हैं कि वो एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएं और फौरी तौर पर प्रोडक्ट्स बना लें। बात समझ गए हो। तो ये डिपेंड करता है नेचर और कंडीशंस पर कि केमिकल की नेचर क्या है, कि केमिकल्स आपस में तेज़ी से रिएक्ट करते हैं या नहीं करते, और तुम लोगों ने कंडीशंस यानी एग्जैक्ट टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट की मौजूदगी है या नहीं है। तो कुछ में अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे और आपने दो ऐसे केमिकल लिए हैं जिनकी नेचर बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, वो एक दूसरे से रूठे में बैठे रहते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को कंप्लीट होते में या डायनामिक इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में उन्हें सालों लग सकते हैं बेटा। लेकिन अगर आपने करेक्ट कंसंट्रेशंस ली हुई हैं और आपने करेक्ट स्टोइकोमेट्रिक रेशोज़ ली हुई हैं और आपने वेसल भी अच्छी तरह बंद रखा हुआ है और कंडीशंस आपने सही तरह अप्लाई की हुई हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की मौजूदगी भी है, तो हो सकता है कुछ सेकंड्स में आ जाए। तो लिहाजा पहली हेडिंग, द टाइम अ रिएक्शन विल टेक टू अटेन अ स्टेट ऑफ डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन या रिएक्टेंट्स की नेचर पर डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस एट विच दे गिव
रिवर्सिबल रिएक्शन, तवज्जो कि हाँ द कंडीशंस एट विच द गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ परफॉर्म। तो ये डिपेंड करता है कि जनाब वो कंडीशंस हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए चाहिए, क्या आपने वो कंडीशंस अप्लाई की हुई हैं। ले जनाब सेकंड पॉइंट पर हेडिंग दे दें, रिक्वायरमेंट फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम। कहता है डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन करने की खास रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं। फॉर अ डायनामिक इक्विलिब्रियम टू बी सेटअप, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, अब किसी वक्त कुछ रिएक्शंस में रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड, जिस रेट में फॉरवर्ड हो रहा है उस स्पीड में रिवर्स नहीं हो रहा होता। तो याद रखें डायनामिक इक्विलिब्रियम तभी अटेन होगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक है। यानी कि जिस स्पीड में फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा उसी स्पीड में रिवर्स रिएक्शन का होना ज़रूरी है। याद रखिएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए दोनों के रेट्स बराबर होना ज़रूरी है। अब आ जाए जनाब टाइम टेकन टू रीच इक्विलिब्रियम, दिस डज नॉट हैपन इंस्टेंटली। कहता है ये जो इक्विलिब्रियम, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है ये इंस्टेंटली, ये एकदम नहीं होता। एंड फॉर वेरी स्लो रिएक्शन तो ये बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वेरी स्लो रिएक्शन के लिए इट मे टेक ईयर्स, ये सालों साल ले सकता है डायनामिक इक्विलिब्रियम तक पहुंचने तक। बोथ द रेट्स ऑफ फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ द एमोनिया। अच्छा, ऊपर हमने कभी एमोनिया की वो की थी एग्जाम्पल, पिछली वीडियो में मैंने आपको कही थी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलकर एमोनिया बना देते हैं, और एमोनिया फिर सेम कंडीशंस में वो सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पर एमोनिया वापस टूट जाती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। कहता है बोथ द रेट्स ऑफ फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ द एमोनिया, मतलब एमोनिया बनना और एमोनिया का टूटना, आर रीजनेबली फास्ट। इस पे फास्ट होते हैं कब मेरा बच्चा, कंडीशंस की बात हो रही है भाईजान, 400 डिग्री सेंटीग्रेड देना लाजमी है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट हमने आयरन यूज़ किया था, तो वो कहता है कि कैटलिस्ट और टेम्परेचर और प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ये कंडीशंस लाजमी हैं। तो ये कंडीशंस आ जाएंगी तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो रीजनेबली जल्दी अटेन हो जाएगा। सो दिस रिएक्शन विल रीच इक्विलिब्रियम स्टेट विद इन मिनट्स, चंद मिनटों में इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी डायनामिक इक्विलिब्रियम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर आपने सही कैटलिस्ट या सही कंडीशंस नहीं दी हुई तो फिर भुल जाओ कि थोड़ा डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा। डन। तो फास्ट अटेनिंग इक्विलिब्रियम की एग्जांपल जो है वो ये है दी फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। लो जी, ये एक एग्जांपल उन्होंने दे दी है वाटर की। डन। कहता है फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन 4 से 5 सेकंड्स में डायनामिक इक्विलिब्रियम को ये पहुंच सकती है। तो बेटा ये डिपेंड करता है नेचर क्या है रिएक्टेंट्स की, रिएक्टेंट्स आपने कौन से ले लिए हैं और क्या कंडीशंस अप्लाई की हुई हैं, क्या आपने प्रॉपर कैटलिस्ट रखा हुआ है, क्या डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होता है सिर्फ क्लोज्ड वेसल में, आपकी वेसल क्लोज्ड है या नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रख कर हम जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम ले सकते हैं, और चंद सेकंड्स में भी आ सकता है। लो एमोनिया वाला चंद मिनटों में आ रहा था, जबकि ये जो एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ जिसमें पानी को हम तोड़ रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिक करंट की मौजूदगी में, गॉट इट। तो इसका जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है ये चंद सेकंड्स में ये अटेन हो सकता है। समझ आ गई। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द केमिकल्स एंड प्लस कंडीशंस पर। ले बेटा जी, इस लेक्चर में इतना ही था। सर अफजल को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।